हेलो, आज जीके जीएस को कवर करेंगे जिसमें पहले शुरू से स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिर वर्ल्ड मैप में आता है, फिर जियोग्राफी है, फिर इंडियन मैप आएगा, फिर स्टैटिक जीके को कवर करेंगे, फिर इसमें अदर कुछ टॉपिक होंगे वो, और पीछे का लूसेंट में दिया हुआ एक्स्ट्रा जो पॉइंट पीछे का वो है, और थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में देखेंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट हिस्ट्री की तरफ स्टार्ट करने हम लोग। तो पहले मध्य वो पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। तो प्राचीन इतिहास में स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट जहाँ से स्टार्ट है सब बताते चलेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे मंडल के बारे में। ये मंडल होते हैं, मंडल को टोटल कितने होते हैं? मंडल टोटल होते हैं 18 मंडल होते हैं, ठीक है। जिसमें कि इम्पोर्टेंट जो मंडल है वो क्वेश्चन पूछता कहाँ से है, ये जैसे पूछता है कि तीसरे वाले मंडल में क्या है, तो तीसरे वाले में गायत्री है, ठीक है। तीसरे वाले में गायत्री है, जस्ट याद करना है। तीन त्रिकाय नौ, नौ में तो देवता के लिए होगा ना, गायत्री मंत्र किसके लिए? देवता के लिए। तो तीन में गायत्री मंत्र हो जाएगा और नौ में सोम देवता का उल्लेख हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये सात वाले में दशरथ का युद्ध हो जाएगा, सात वाले में। अब किसी के साथ 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 होगा तभी ना किसी के साथ दशरथ का युद्ध करेंगे, तो साथ में गए तो अभी वहाँ पे दशरथ का युद्ध हो गया। इसमें क्वेश्चन आप पूछा था कि ये किस नदी के किनारे ने हुआ था, तो ये रावी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। और एक सेकंड एग्जाम में उसमें पूछा था कि ये रावी नदी ने वहाँ पे नहीं प्रिंट था, वहाँ पे लिखा था पुरुषोरी नदी। तो इम्पोर्टेंट है, पुरुषोरी नदी के किनारे या रावी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। आठ वाले याद कर लेना, खील, इसमें खील का उल्लेख हुआ है, नौ में सोम देवता का उल्लेख हुआ है, और 10 वाले में जो 10वें मंडल है उसमें पुरुष सूक्ति का उल्लेख किया है। ऐसे याद करो 10 तो पुरुष थे और क्या, तो 10वें वाले में पुरुष सूक्ति का उल्लेख हुआ है। ये मंडल हो गए जो कि कितने हैं? 18 मंडल थे। इसके बाद है ऐतिहासिक लेखों का, ये चीज़ है। ऐतिहासिक लेखों का जो संरक्षण है, जहाँ पे ऐतिहासिक लेख जो रखे जाते हैं उनको संरक्षण करके रखा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है म्यूजियोलॉजी। इंपॉर्टेंट है ये भी। अब पढ़ेंगे काल। भाई काल को डिवाइड करेंगे कितने में, ये सब मतलब हुआ था। तो अब हम लोग काल के बारे में पढ़ेंगे। तो है पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल मतलब बहुत पहले का, एकदम मतलब जो कुछ हुआ नहीं था वहाँ पे। तो उसमें क्या क्या खोज हुआ था ये सब पढ़ते, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी जाना ज़रूरी है, क्योंकि अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछने लगा हुआ है। तो पूछता भी है तो इतना गहराई से कि कोई जान नहीं पाता है। तो अब पूरा पाषाण काल में क्या है, पहले बहुत पहले का देखेंगे क्या था। प्रीवियस ईयर पूछा है शिकार, शिकार, आग की खोज, ठीक है। सर्वाधिक समय यही काल तक रहा है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक ऐसे चलता चला आया था, इसीलिए ये काल बहुत लंबे तक था। इसको पूरा पाषाण कहते हैं। ये 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक इसका वो था, समय था, इतने दिन तक चला था। इसको कभी कभी ये हिंदी में ना दे करके इंग्लिश में दे देता है, पैलियोलिथिक फेज को कहा जाता है। सेकंड है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या होता है कि बहुत पहले शिकार करने लगे, आगों की खोज कर लिए। अब शिकार आग हो गया तो भाई शिकार करेंगे तो उसको थोड़ा सा मॉडर्न बनाना है, तो मध्य वाले में क्या करेंगे, और छोटे छोटे औजार की खोज कर दिया जाता है, कर दिया गया, ठीक है। छोटे छोटे औजार को खोज कर दिया गया, इसको लघु पाषाण कहा जाता है। इसको हम लोग छोटे छोटे औजार लघु पाषाण कहा जाता है। और इसमें थोड़ा बहुत पशुपालन भी होने लगा। अब पशुपालन होने लगा, इसमें पूछता है कि पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो ये मिला था आदमगढ़ से। ऐसे याद करो, आदम आदम मतलब पशु पशु लोग होते हैं, आदम भेड़िया सुना होगा ना, भेड़ उड़ी नाम, तो पशु से रिलेटेड है। तो ये साक्ष्य कहाँ से मिला था? आदमगढ़ से मिला था, ठीक है। उत्खनित प्रमाण से मतलब खनाई हुई मतलब हुआ था, उसमें मिला था ये पशुपालन का। तो मत हो गया ये 10,000 से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक इसका समय रहा था। इसको मेसोलिथिक फेज कहा जाता है, उसको कहता है पैलियोलिथिक फेज, इसको मेसोलिथिक फेज हो जाएगा। ये पहले शिकार था, छोटे औजार आगे पशुपालन को हो गया, ठीक है। अब आते हैं नौ पाषाण काल को देखेंगे, तो ये हो जाएगा इसमें 6,000 से लेके 1,000 ईसा पूर्व तक इसका समय काल था, ठीक है। न्यूलिथिक फेज को कहा जाता है। इसमें क्या था, कृषि व पशुपालन। देखो पहले तो पशुपालन हो रहा था, लेकिन इसमें कृषि भी होने लगा, कृषि भी होने लगा, पशुपालन होने लगा, ठीक है। अब कृषि करेंगे तो उस हिसाब पहिया भी तो खोज होगा। पहिया है, मन का मत जिसको घड़ा कहा जाता है, तो वो आ गया। फिर और एक्स्ट्रा एग्जाम में पूछा था तो उसको भी मैंने लिख लिया है। ये मेगालिथ का संबंध पूछता है, मेगालिथ का संबंध किससे है, तो नवपाषाण काल से है, ये पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। सेल्ट सेल्ट मतलब चाक होता है कुछ ऐसा टाइप का,
जो ऐसा उपकरण हो जो पालिशदार, मतलब जिसको ना औजार कोई भी होता है उसके ऊपर चढ़ा देते हैं तो अब चमकने लगता है, इस टाइप का। सिल्ट भी ये पूछता है, किसमें था, नवपाषाण काल में ये सब खोजा गया था। ठीक है। इसके बाद भारत में सबसे पहला नवपाषाण काल पूछता है तो कहाँ है, लौरा देव। और लौरा देव कहाँ है, लौरा देव यहीं बनारस में है, पांडेपुर आशापुर उधर जाएंगे, उधर ही लौरा देव पड़ता है, यूपी में है। इंपॉर्टेंट है, यूपी जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो भारत में अगर पूछेगा पहला नवपाषाण स्थल कहाँ था तो लौरा देव था, ये इंडिया की बात हो रही है। अब आते हैं ताम्रपाषाण काल, जिसमें 3000 से लेके 500 ईसा पूर्व के बीच में इसका समय काल था। ठीक है। चारकोलिथिक कहा जाता है इसमें। इसमें क्या था, ताम्र से पता चल रहा है कि तांबे की खोज की गई थी। ठीक है। मालवा संस्कृति थी। और गौरिक मृत भांड, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। तांबे की खोज तो ठीक ही है, मालवा संस्कृति ये DSSB 2022 में पूछा गया था। ये गौरिक मृत भांड इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। इसका गौरिक मृत भांड का जो नामकरण कहाँ हुआ था ये पूछता है, तो ये हस्तिनापुर में हुआ था। हस्तिनापुर कहाँ है, मेरठ में है। यूपी जीके भी है, इंपॉर्टेंट याद रहना चाहिए। ये हस्तिनापुर मेरठ में पड़ता है, हस्तिनापुर। ठीक है। अब नवपाषाण काल से कुछ और एक्स्ट्रा पूछ लिया था तो इतना ज़्यादा कितना पढ़ोगे यार, क्योंकि हमेशा खनाई खुदाई चलता रहता है, कुछ ना कुछ मिलता रहता है नया नया। तो SSC ये चीज़ ज़्यादा पूछती रहती है। तो देखते हैं, ये पिकलिकल जो कर्नाटक में पड़ती है, पूछा था कि नवपाषाण काल में जो प्लेस है किससे संबंधित है, कहाँ पड़ता है ये सब। तो पिकलिक कहाँ था, वो पूछ रहा था, कर्नाटक में है, किससे संबंधित है, नवपाषाण काल से है। उतनूर आंध्र प्रदेश स्टेट है। देखो इतना हम लोग ने पढ़ लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट बताऊँ ज़्यादातर, इसमें इतना ज़्यादा दिमाग में नहीं लेना है। शिकार आग बहुत पहले था, शिकार आग खोज हो गया, छोटे औजार आ गए, थोड़ा बहुत पशुपालन होने लगा। ठीक है। कृषि पशुपालन फिर होने लगा, पहिया वैया मन का आ गई, ये सब। गौरिक मृत भांड ये था, ये इंपॉर्टेंट था। थोड़ा बहुत काल जान लो बस इसका। बस ये मंडल के थे, 18 मंडल थे, जिसमें से ये इंपॉर्टेंट मंडल थे, उसके बारे में उन्होंने डिफाइन कर दिया। अब हम लोग चलेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। ठीक है। सिंधु सभ्यता में इंपॉर्टेंट देखोगे आप, इसका जो था टाइम पीरियड था वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व था। क्या से 2500 रुपया था सिंधु सभ्यता लो। तो 2500 रुपया से 1750 तक ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता थी। ठीक है। संबंधित है, देखो जितना है सब इसी से रिलेटेड है, बार बार मुझे नहीं कहना पड़ेगा ये वो उससे है। ठीक है। मेरा कहने का मतलब है जैसे कि ये देखो, सिंधु सभ्यता से संबंधित थी, किससे थी, डायरेक्ट पूछेगा। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित थी, काशी युग से संबंधित थी। सिंधु सभ्यता में 6 नगर थे, बार बार सिंधु सभ्यता नहीं बोलूँगा। इसमें 6 नगर थे, 2 राजधानी थी। सिंधु सभ्यता में भाव कैसा था, चित्रात्मक था, मतलब चित्र, दीवार में चित्र जो बनाते थे वो लोग। अब मातृ शक्ति थी, मातृ शक्ति का मतलब जैसे कि मेरा नाम है तो मेरे मम्मी के नाम से मेरा नाम रख दिया गया कुछ ऐसे ना, तो वो वाला मातृ शक्ति हो जाएगा। ठीक है। जैसे किसी का नाम मनोज है तो उसकी मम्मी का नाम है, मान लो आशा नाम है, आशा पुत्र मनोज ऐसे बोला जाएगा, तो मातृ सत्यात्मक थी। ये प्रसिद्ध था, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध किसके लिए था, नगर नियोजन, क्योंकि ना सिंधु सभ्यता बहुत ही मतलब ऐसा मार्केटिंग बढ़िया उसमें हो गया था, शहरीकरण हो गया था अच्छे से। तो नगर नियोजन के लिए, शहरीकरण के लिए ये फेमस था। इसका विस्तार कैसा था, मतलब एक लोग गए, ये थामसन गए, वहाँ रहे होंगे ना, मतलब गए वहाँ पे, थम गए, रुके, देखे, हाँ कैसा था, लिखे, देखे कि इसका जो शेप था वो त्रिभुजाकार टाइप का था। तो वो जो वहाँ का नगर था देखने में त्रिभुजाकार था। ऐसे ड्रोन कैमरा उड़ा दो, देखने में लगेगा त्रिभुजाकार दिख रहा है। तो वहाँ का शेप कैसा था, वो त्रिभुजाकार टाइप का वो नगर था पूरा। ठीक है। जैसे अपना घर का शेप कैसा होता है, चतुर्भुज की तरह होता है, तो वैसे वो पूरा जो हम लोग सिंधु सभ्यता बसा हुआ था वो त्रिभुजाकार में बता था। ये किसने बताया था, थामसन ने बताया था। बंदरगाह कहाँ था, लोथल था। लोथल गुजरात साइड में पड़ता है, तो बंदरगाह वहीं से, क्योंकि सारे पोर्ट्स जितने हैं, व्यापार होता है हम लोग का, गुजरात साइड से ही पूरा पोर्ट जाता रहता है। उधर से जाएगा नहीं तो मुंबई जाता है, तो लोथल उस समय फेमस बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का। फिर सर्वेक्षण किया, सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण, मतलब जाके देखा, सर्वेक्षण किया वहाँ पे जाके। किसने किया ये, कनिंघम ने किया था। और कनिंघम को ही ना भारतीय पुरातात्विक के जनक कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्वेक्षण क्या किया ना, कंघी झाड़ लिए चले गए सर्वेक्षण करने, हाँ भैया देखिए कहा होता है, हाँ ठीक है। तो कंघी झाड़ के गए थे सर्वेक्षण करने। ठीक है। ये थम गए थे बेचारे, तब जाके देखे कैसा था नक्शा, त्रिपुरा कहा था, तो थम गए थे, थॉमसन याद कर लो। कंघी झाड़ के गए थे, सर्वेक्षण ये हो गया। पूजा करते थे, पशुपति करते थे। ठीक है। पहली बार दौरा किया
सिंधु सभ्यता का पहली बार दौरा किसने किया था? चार्ल्स किसने किया था? मिशन ने किया था। ठीक है, तो चार्ल्स मिशन ने किया था। ठीक है, यहाँ तक खत्म हो जाएगा। पहली बार दौरा किया किसका? हड़प्पा का, सिंधु सभ्यता का, इसी का। तो किसने किया था? चार्ल्स मेसन ने किया था। तो अगर हड़प्पा का भी पूछेगा, सिंधु सभ्यता का पूछेगा, तो वो होगा चार्ल्स मेसन। ठीक है, का नामकरण, सिंधु सभ्यता का जो नामकरण कौन था, किसने किया था? मार्शल ने किया था। मार्शल आर्ट, जिसको मार्शल आर्ट आएगा वही ना सिंधु सभ्यता का कर पाएगा। तो इसका नामकरण किया था जॉन मार्शल ने किया था। अब देखो, सिंधु सभ्यता में जो नर्तक मूर्ति थी मोम की बनी थी, ये पूछता है। तो मतलब बनी थी क्या की बनी थी, तो पूछेगा सीधा सिंधु सभ्यता की थी बस। तो नर्तक मूर्ति जो मोम की बनी थी, द्रवित थी, वो किसमें बनी थी? सिंधु सभ्यता में बनी थी बस। यहाँ की जो मिट्टी के बर्तन थे कैसे थे? लाल थे। तो मिट्टी के बर्तन लाल थे। सिंधु घाटी सभ्यता, नगरीय जो सभ्यता थी, ये कैसी थी? नगरी तो थी, ये तो हम लोग पढ़ लिए ना, नगर नियोजन था, तो नगरीय सभ्यता थी। और आद्य ऐतिहासिक थी। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक थी। ये भी पूछा है। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी तथा आद्य ऐतिहासिक थी। इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? कृषि था। ठीक है, इनका जो मुख्य फसल है, को पहले पे आता है जौ। अगर ऑप्शन में सब दे दिया, जौ गेहूँ सब दे दिया है, तो आप पहले जौ को मारेंगे। जौ थी, जो सेकंड पे था गेहूँ था। इनके जो घर बने थे पत्थर के बने थे। ठीक है, अब ठीक है। और इनका जो मतलब सिंधु सभ्यता का जो पहला बड़ा स्थान था वो मोहनजोदड़ो था। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अन्नागार था, जो बाथिंग टब जिसको बोलते हैं, जहाँ नहाने वाला टब था, वो बहुत बड़ा था, बनाया गया था। तो वो एक बड़ा स्थल था अन्नागार, जो 1922 में खोजा गया था। अभी ये मोहनजोदड़ो के बारे में अलग से पढ़ें तो वहाँ भी टप आएगा। अभी ये इससे इम्पोर्टेंट ये पूछता है ना, अन्नागार कितना लंबा था, चौड़ा था, कितना गहरा था, ये भी पूछता है। तो इसको बारे में देख लेंगे, अभी आके लिखा हुआ है। तो भारत में हड़प्पा का जो स्थल था, देखो ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा हो गया मोहनजोदड़ो ना, अन्नागार था। लेकिन भारत में जब पूछेगा, भाई सिंधु सभ्यता बहुत बड़ी सी थी, उसमें भारत में पूछ लिया, तो भारत में जो थी हड़प्पा का बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी है। ठीक है, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा पड़ता है। राखी कहाँ छींटते हैं? जहाँ हरियरी रहता है वही ना छींटते हैं, घास जाके जहाँ खेत उत में है। तो हरी से याद कर लो, हरियाणा। मैंने हरियरी पे छींट दिया मैंने, तो राखी गढ़ी हरियाणा हो जाएगा। मुद्रा में चित्रण था भाई, वहाँ सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा थी उसमें चित्र था किसका? शिव जी का बना हुआ था। ठीक है, और इसमें था पहली बार पूछता है कि कपास उपजाना कहाँ से मिला साक्ष्य सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता में जो साक्ष्य साक्ष्य थे कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से। ओह शिट, मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ से थे। ठीक है, कपास जो पहली बार उपजाने का मेहरगढ़ से, सिंधु सभ्यता में ही पहली बार जो कपास उपजाने का जो साक्ष्य मिला था वो मेहरगढ़ से मिला था। ठीक है, ये सिंधु सभ्यता के बारे में इंपॉर्टेंट था, पॉइंट खत्म हो गया। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया है। कपास की बात आ गई तो कपास ही अलग है, उससे सिंधु सभ्यता से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, देखो सफल पूछेगा, सफल सफल भारत में जो पहला कपास कारखाना था वो कहाँ था, ये पूछा है। तो बॉम्बे में था। इसका नाम था द बॉम्बे शिपिंग मिल नाम था, जो कि 1854 में बना था। ये सफल था। पहली बार जो पूछेगा तो वो तो 1818 कलकत्ता के फोस्टर में था, फोस्ट क्लस्टर में था, कोलकाता में पड़ता है। बट ये बंद हो गया था, सफल नहीं हो पाया था। सफल पूछेगा तो 1854 वाला याद करेंगे, और अगर पहला पूछेगा तो 1818 कलकत्ता के फोर्ट क्लस्टर का याद रखना है। ठीक है, अरे भाई अब सिंधु सभ्यता के पुरानी नदी के मतलब नदी का नाम याद कर लेंगे। ये भी पूछता है भाई कौन सी दिशा में है, कौन से कहाँ पे है। ठीक है, अब देखो इसका ट्रिक ऐसे याद कर लो। देखो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्रम से लिखा है मैंने, ऐसे ही पूछता ही है। मैंने ट्रिक बना के रखा है, और डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। मेरे यहाँ तो कोई एक समोसा बेचते हैं, उसका नाम तो आसमद नाम ही है उसका, आसमद। तो मैंने आसमद लिख दिया है, आसमद। ठीक है, आसमद लिखा है। और एक ऐसे हम लोग बोलते नहीं है, ढिंक चिका ऐसे को बोलते हैं, तो मैंने लिखा है यहाँ पे हिडचिक ही द चिक। इतना याद होना चाहिए तो नहीं भूलोगे। तो देखो, आ से हो गया आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर ये हो जाएगा। सौ से हो जाएगा सुतकोंडा ढूर हो जाएगा। मौ से हो जाएगा मानता हो जाएगा। दो से हो जाएगा दाइमाबाद हो जाएगा। ठीक है, ये आपस में सब रिलेट हैं, ये इसी के नीचे का रिलेट है या पूर्णामद। आलमगीरपुर में ही हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, हिंडन नदी कहाँ है? आलमगीरपुर में है, यह याद करेंगे। सिंधु सभ्यता की ये सब स्थल है, नदी के किनारे बसे हुए हैं।
तो हिंड नदी के किनारे कौन सा बसा है? आलमगीरपुर। दास नदी के किनारे कौन सा है? सतकुंडा। चिनाब नदी के किनारे कौन सा है? मांदा है। गोदावरी नदी के किनारे कौन सा है? दाइमाबाद बसा हुआ है। ठीक है, ये भी याद करना है कौन कहाँ पड़ता है। देखो आलमगीरपुर, आलम मेरठ, मेरठ मेरठ में हो जाएगा। ठीक है, सुतकंडा डोर कहाँ है? बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान जो अलग हो गया, अभी पाकिस्तान में था, अलग हो गया ना भाई। सुत वहाँ पे सुत, क्योंकि वहाँ सब सुत गए ना भाई, सुत गए, खत्म हो गया, सब अलग हो गया। तो सुतकोटना को कहाँ बलूचिस्तान में पड़ता है? मांदा, मांडा जाओ, जम्मू जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा मांदा। दाइमाबाद, दाइमाबाद कहाँ? महाराष्ट्र में, दाइमाबाद। दाई हमार बात सुना, तो मुंबई में क्या करत हो? तो ऐसे याद चला, महाराष्ट्र में है वो, और क्या, मुंबई में क्या करत हो? दाइमाबाद हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये हिंडन नदी पूछेगा, जैसे दिशा भी पूछता है। हिंडन नदी कहाँ पड़ता है भाई? पूर्व में पड़ता है। दास नदी कहाँ पड़ती है? देखो गोदावरी नीचे बहती है ना, दक्षिण में है। चुनाव कहाँ है? उत्तर में, ऊपर बहती है। दास नदी कहाँ है? पश्चिम में है। तो ये पूरा नदी है, सिंधु सभ्यता की नदियाँ हैं, इंपॉर्टेंट, याद होना चाहिए। हिंडन यहाँ है, हिंडन नदी किनारे ये सब बसे हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं सिंधु सभ्यता के अब कुछ स्थल अलग अलग हैं, उनको अलग से वहाँ पे, क्योंकि वहाँ खोदा गया तो बहुत अच्छे अच्छे सामान मिलते चले गए। तो वे पूछता है कि ये कहाँ था, कहाँ मिला। जैसे कि पूछ लिया कि स्वास्तिक का सिंबल कहाँ मिला खुदाई के समय में, तो हड़प्पा मिला था, ऐसे वैसे पूछता है। तो पहला है, हड़प्पा के बारे में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। 1921 में इसे खोज की गई थी। कौन से? दयाराम साहनी। हड़प्पा, हड़प्पा, उसके ऊपर हड़बो मत, या दया कर दो उसके ऊपर। तो दयाराम साहनी का अरे हम है ना दया करने की, क्या घबरा रहे हो? तो हड़प्पा में हड़पने लगे, तो दयाराम साहनी आ गए, भैया हम दिखाएंगे दया। तो दयाराम साहनी हो गया, 1921 में हो गया। ठीक है, तो अब हड़प्पा की जो सभ्यता कैसे थी? काशी युगीन थी। का क्षेत्रफल कैसा था? कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। हड़प्पा का जो समाज था मात्र शरणार्थक था। ठीक है, मात्र शरणार्थक सिंधु का भी था, एंड शहरी थे, शहरी तो रहेगा ही। इन लोग का जो खेल में रुचि था, शतरंज खेलते थे, इंपॉर्टेंट है, शतरंज भी इंपॉर्टेंट है, मात्र ये भी इंपॉर्टेंट है। सब प्रीवियस से पूछा हुआ है कि पहली खगोलीय वेधशाला मिली। हड़प्पा सभ्यता में खगोलीय वेधशाला मिला था, एक तो वेधशाला है ना। ये कहाँ था? धौलावीर, गुजरात में पड़ता है। धौलावीर तो गुजरात में है ही, क्योंकि धौलावीर की पहाड़ी उड़ी भी पड़ती हैं। अब देखो इसमें पूछता है साक्ष्य क्या क्या मिले भाई, वहाँ हड़प्पा सभ्यता में खुदाई किया गया, तो साक्ष्य भी पूछेगा। तो इसमें देखो R31 करके एक कब्रिस्तान है, ये मुझे नहीं पता पूछा कि नहीं पूछा, खान से लिखवाए थे। तो R37 कब्रिस्तान। ये स्वास्तिक का सिंबल भी मिला है, कहाँ से? हड़प्पा खुदाई में। लकड़ी का गोली मिला है, ताबूत मिला है। ठीक है, हाथी का कपाल मिला है, ओ हाथी का सिर टाइप का वो। कुम्हार की चाक मिली है, ये इम्पोर्टेंट है। टेराकोटा द्वारा मुद्रा निर्माण, टेराकोटा का सिक्का भी पूछेगा, तो सिंधु सभ्यता की है, वो भी हड़प्पा में। तो अभी आगे सिक्का के बारे में पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो टेराकोटा इंपॉर्टेंट है हड़प्पा के लिए। अनाज का भंडार मिला था। अरे मिलेगा ही कि मिलेगा ही, क्यों नहीं मिलेगा अनाज का भंडार? क्योंकि ये हड़प्पा हड़प लिए सब, आओ हड़प लिए सब कुछ। तो अनाज का भंडार भी याद कर लो उसी में। हड़प लिए थे, ताबूत को भी हड़प लिए ना, ताबूत को हड़प लिए, क्योंकि कुछ मरे, कोई मरेगा तो उसमें भर भर के वो अपना सप्लाई करेंगे सबको, जिससे पैसा कमा ले भाई, इस टाइप का। लकड़ी का ओखली ले लिए कूटने के लिए। अच्छा तुम्हारा मसाला पीसना है, अच्छा कूटेंगे, हड़प लिया इसीलिए हड़प लिया कि पैसा कमाना है उसको। ताबूत ले लिया क्योंकि कोई मरेगा तो आएगा मेरे यहाँ, पैसा लेगा, क्या भाई ताबूत दे दो, लेके जाना मट्टी। ठीक है, लकड़ी का ओखली ले लिए, कूटेगा उसी में हड़प्पा के लिए। स्वास्तिक, ये हड़प नहीं पा रहा था, लेकिन शायद भगवान की कृपा रही होगी तो उसको स्वास्तिक मिल गया, लेकिन हड़प्पा में आ गया। ठीक है, हाथी का कपाल, वाह कपाल, ये हड़प लिया, बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, हाथी का कपाल पा गया वो। ठीक है, ऐसे ट्रिक से थोड़ा बहुत याद कर लो। अब आते हैं मोहनजोदड़ो में। देखो मोहन मतलब ऐसे याद करो, मोहनजोदड़ो एक प्लेस था, मैं इसको सपोज करता हूँ कि मोहन एक लड़का है, बस इतना ही याद कर लो, बहुत है। ठीक है, मोहन लड़का है, 1921 में इसकी भी खोज की गई थी। किसने की थी? रखालदास बनर्जी। मोहन को किसने रख लिया था? बस हड़प्पा वाले में दया दिखाया गया था, मोहन को रख लिया गया था, इसलिए रखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी 1921 में। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मुर्दों का टीला होता है, मुर्दों का टीला होता है। देखो मुँह, अच्छा हाँ एक चीज़ और है, ये कि हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे। कैसे याद कर लो? हर हर महादेव, र ह र बैठा है ना, हर र, तो र से हो जाएगा रावी नदी किनारे हो जाएगा। मौसी, देखो मोहन
कि मौसी मौसी सी का मतलब हो गया सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, मौसी। बस मोहन बोले तुरंत पकड़ लो, मौसी, हो गया खत्म। 1921 में खालसा बनर्जी ने की थी। इसको मुर्दों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का मीन्स होता है मुर्दों का टीला इसको कहा जाता है। इसके बाद देखो इसमें क्या क्या खोज हुआ था, इम्पोर्टेंट है। मोहन क्या करेगा, कुआं में जाके नहाएगा। नहाएगा तो उसके लिए बाथिंग टब भी चाहिए। हाँ, आ गया बाथिंग टब। हम लोग बाथिंग टब हम लोग पढ़े थे पीछे वाले में, सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल है बाथिंग टब है। अगर इंडिया की पूछा जाए तो राखी गढ़ी था हरियाणा में, जो पड़ा था। राखी छींटे थे हरे 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 घास पे, वही वाला। तो इसका देखो मैंने ये जो सिंबल बनाया है, ये चीज़, ये देखो लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो जाएगा, ये गहराई है। तो इसके बारे में भी लिख लिया है मैंने, क्रम से लिखा है। तो इसकी लंबाई थी 11 पॉइंट, भाई बाथिंग टब ऐसे था तो इसकी जो लंबाई थी ऐसे थी 11.88 थी। इसकी जो चौड़ाई थी 7.01 था, और गहराई जब पूछेगा तो 2.43 इसकी गहराई थी। विशाल बाथिंग टब जो नहाने वाला था उसको अन्नागार कहा जाता है, वो चीज़ है। ठीक है। अब आते हैं मोहन वहाँ क्या क्या करेगा। मोहन बहुत कुछ करेगा यार, अभी रुको तो। वो मोहन है भाई, ऐसे हल्के में ले लिया का। ठीक है। सड़क बना लिया मोहन। अरे कुआं गया, नहाने गया, सड़क भी बना लिया, वाह। और अब मोहन तो अपना घर भी सजाएगा ना, तो वो कांसे की नाचती हुई जो मूर्ति थी वो भी इसी में खोजी गया था। तो कांसे की नृत्य मूर्ति भी इसी में था। ये भी पूछता है किस विधि द्वारा बनाई गई थी, तो लुप्त मोहन विधि द्वारा बनाया गया था। ठीक है। बस अन्नागार सबसे बड़ा, ये तो पढ़ चुके हैं ना, ये बाथिंग टब अन्नागार जो बड़ा था, ये विशाल कोठार था, स्टोर रूम रखा था ये। ठीक है, अनाज का भंडार, विशाल स्टोर रूम था इसमें। अनाज का भंडार इसमें था, वो हड़प लिया गया था, लेकिन इसमें पूछेगा विशाल था तो स्टोर रूम या अनाज का इसको बोलते हैं, विशाल कोठार बोला जाता है। ठीक है। अब चलते हैं रोपड़ पढ़ने। रोपड़ में क्या है भैया, पढ़ लो भैया। रोपड़ रोपड़ था, रोपड़ में रोस, रोपा से रो को पकड़ रो को यस से याद कर लो। रोस 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 मतलब थोड़ा सा सतलज नदी हो जाएगा। रोपड़ कहाँ है, रोपड़ भाई किसी को रोपना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना रोपना, कैसे रोपोगे। वो कहता है अरे यार तनी का मतलब रोप लो, ऐसे बोलते हैं कि ना कि ये सामान तनी रोप ले यार। तो रोपना का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ना। तो अपने पंजों से ही ना पकड़ते हो यार, तो पंजों से पकड़ोगे तो पंजाब में है। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पड़ता है ये पूछता है। इसकी खोज किसने की, जगदत्त शर्मा ने की थी, ये भी पूछता है। तो जगदत्त शर्मा ने क्या 1953 में पढ़ी थी। ठीक है। अब आते हैं हम इसमें क्या क्या खोज में मिला था। तो इसमें मिला था गर्तावास। गर्तावास मतलब क्या होता है, मानव प्लस पालतू। ठीक है, ये शव, किसी का मानव हो, जैसे कुत्ता हो गया या मानव हो गया, दोनों का आपस में ही क्या हुआ था, शव मिला था इकट्ठा। तो कहाँ मिला था, ये गर्तावास कहा जाता है। इन दोनों को मिला दिया तो गर्तावास कहा जाता है। और ये कहाँ मिला था भैया, बुर्जहोम, मतलब रोपड़ में ही बुर्जहोम पड़ता है, वहाँ पे ये मिला था। तो बुर्जहोम से प्राप्ति हो गई थी किसकी। जैसे रोपड़ से कम क्वेश्चन पूछता है कि ये जो मतलब मानो पालतू का शव कहाँ मिला है, और रोपड़ से नहीं पूछता है। पूछता है कि वहाँ ऑप्शन में बुर्जहोम ज़्यादा मिलेगा आपको, पर दोनों को पता होना चाहिए। तो बुर्जहोम से प्राप्ति होती है। बनावली, बनावली भी एक प्लेस है, बनावली बना लो, हरियाली बनाओ, कहीं भी जाओ हरियाली बनाओ। तो हरियाणा में है बनावली, बना लिया। और नदी की बात करते हैं, बनावली कहाँ न कैसे नदी के किनारे है, ये बना लिया, क्या बना, रंग बना लिया, अच्छा रंगोई। तो ऐसे आज को रंग बना लिया था ना, तो रंगोई 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 का जो ही लेटेस्ट नाम है सरस्वती नदी कहा जाता है। तो ये पूछता है, दोनों याद रखना है। अब क्या क्या बनाएंगे भैया, घरों में सुक्ता बनाना है, अच्छा अच्छा ठीक है, घरों में सुक्ता बना दो। सड़क बना दी, अच्छा टेढ़ी मेढ़ी सड़क, अच्छा सड़क वाला वो बनाया था, मोहन बनाया था ना। ये टेढ़ी मेढ़ी सड़क बनाया था, बना लिया। मिट्टी का हल भी बनाया था इसने, मतलब हल बना रहे हैं, मिट्टी का बना रहे हैं, क्या बताऊँ यार। तो मिट्टी का हल, टेढ़ी मेढ़ी सड़क, ये घरों में सूखती। अब आगे कालीबंगा भैया, कालीबंगा इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा पूछता है कालीबंगा किस नदी किनारे है, घग्गर नदी किनारे है, घग्गर घग्गर। काली काली घग्गर, काली काली घाघरा ना, घग्गर। तो यहाँ पे मिला था मुझे, ईटा के साक्ष्य मिले थे, जूते हुए खेत मिले थे। इसके बाद एक मिला था वन कुंड मस्तों का झुंड, काली काली। अरे हवन में तो काला काला मिलता है, हवन होने के बाद क्या मिलेगा, राखी मिलता है काला काला, बस। जूता हुआ खेत, हाँ, ईटा था, ईटा जोड़ जाड़ देंगे, उसी में हवन करो, टना टना, खेत जोत दो। ठीक है बस।
धौलावीरा, धौलावीरा इम्पोर्टेंट है, लूनी नदी के किनारे है, ठीक है। और धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। पहले तो पाकिस्तान अलग था, पहले पहले पाकिस्तान मतलब एक ही में था हम लोग के। तो गुजरात जो पार्ट है हम लोग का और कुछ पाकिस्तान का पार्ट है वो मिलता था, तब जाके धौलावीर बनता था। अब तो भाई अलग हो गया, बात अलग हो गया। तो ये इसका जो स्थल था गुजरात और पाकिस्तान मिला के था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता का पूछेगा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है स्थल पूछेगा तो गुजरात पाकिस्तान है, मतलब ऐसा क्षेत्र टाइप का पूछेगा कि कौन क्षेत्र सबसे बड़ा था। वो तो स्थान था, अन्नागाड़ के साथ स्थान था जो कि बहुत बड़ा विशाल उसमें डिजाइन बनाया गया था, वो चीज़ अलग है। ये तो अगर स्थल पूछेगा कोई प्लेस था तो ये गुजरात का पाकिस्तान था। ये इसमें शैल के स्थापत्य की स्थापना हुई थी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये पूछा 3 भाग में विभाजित थी ये धौलावीर। तो 3 भाग था, कौन सा? दुर्ग भाग था, मध्यम भाग था, ये चारों ऑप्शन पूछता है, ले लेगा। निम्न में से कौन सा नहीं था? ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, एक तो नहीं रहेगा, वो ऑप्शन मार देना। इसके बाद है सुरकोदहा, सुरकोदता, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दास नदी किनारे है। पहली बात तो सुरकोदता दास नदी किनारे है, ठीक है। सुरकोदा सुरकोदता ना, अच्छा गुजरात में, ठीक। सुरकोदा तुम्हारा दास नदी किनारे है। PM जोशी है। सुरकोदा, भाई सुर चाहिए तुमको, सुर कैसे आएगा? किसी के अंदर जोश होना चाहिए ना, जोश होना चाहिए तो जोशी हो जाएंगे। यहाँ पे घोड़े की हड्डी मिली थी इसलिए इम्पोर्टेंट है। घोड़े की हड्डी पूछे कहाँ मिलता है? सुरकोदा से हमें प्राप्त हुई थी। खोज किसने की थी? JB जोशी ने की थी। लोथल आ गया, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोथल, लोथल तो भैया जहाँ से लोग धंधा करते थे बहुत ज़्यादा, वही लोथल है। लोथल पे पोर्ट था गुजरात साइड में। जैसे इंडिया का मैप, इंडिया का मैप है ऐसा ना, अरे हाँ हाँ चलो, तो ये जो बाग है ये यहाँ पे गुजरात पड़ता था, यहीं से हम लोग का व्यापार होता था हर जगह, ठीक है। तो इसीलिए तो लोथल वहाँ उस समय का हम लोग का बहुत बढ़िया पोर्ट था, वहाँ से पूरा बंदरगाह ये था, ठीक है। तो बंदरगाह की खोज कहाँ लोथल से हुई थी। तो बंदरगाह पे जगह जहाँ जहाँ देखो वहाँ से भाई सब कुछ सप्लाई होना है हम लोग का। तो गोड़ीबाड़ा, गोड़ीबाड़ा ना पीपा पुल जैसे होता है कि जैसे वो कुंभ मेला में जो ऐसे कैप्सूल की तरह बड़ा बड़ा पानी के ऊपर तैरता रहता है, वही है तैरता हुआ जो पीपा पुल हुआ रहता है, वही जिस गोड़ीबाड़ा कहा जाता है। बंदरगाह खोज हुई, बंदरगाह बनाएंगे तो ये सब बनाएंगे, गोड़ीबाड़ा रहेगा ही है, ठीक है। इस समय लोथल भाई बहुत मस्त हो गया था। तो दरवाजे जो है सड़क की ओर खुलते थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। मुहर मिले थे, भाई बंदरगाह है तो भाई कोई सामान भेजोगे तो थप्पा वप्पा मुहर लगा के भेजोगे ना, तो मुहर की खोज हुई थी। पैमाना भी वही रहेगा, पैमाना कोई हाथी के दांत का पैमाना रहेगा। भाई ये सब वहाँ मिल क्यों रहा है, ये नहीं सोच रहे हो? क्योंकि वहीं से धंधा सब कुछ हो रहा है, तो मुहर मिलेगा, बंदरगाह मिलेगा, पीपा पुल मिल जाएगा, दरवाजे सड़क की ओर खोल रहे हैं क्योंकि धंधा लेके जाना है ना, सामान वामान लेके इधर उधर पूरा ट्रेवल करना है। पैमाना हो गया, हाथी के दांत का पैमाना भी मिल गया था। सती प्रथा का साक्ष्य कहाँ से मिल गया? चलो भाई पढ़ो भैया। सती सती प्रथा का साक्ष्य भी, इसमें क्या है, दो एक साथ मतलब युग्म शवन बोलते हैं, युग्म मतलब पेयर। सती प्रथा के साक्ष्य भी कहाँ से मिलते हैं? लोथल में मिलते हैं, ठीक है। अरे ऐसे आजकल लोग जोड़ा बना के जाते थे बंदरगाह पे, क्योंकि उनको जाना था विदेश घूमने ना, वहीं से घूम के तो इन दोनों जने मर जाते हैं, 2 लोग मर गए, अपना 7-6 लोग, दोनों सती प्रथा हो मिल गया, चलो हो गया। अब ये जैसे सिंधु सभ्यता में ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि ये प्लेस कहाँ था, कहाँ है। जैसे हम लोग राखी गढ़ी का हरियाणा में याद किए हैं, ऐसे लोथल है गुजरात में, ऐसे ऐसे याद किए हैं, तो ऐसे सब याद होना चाहिए। हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा ये पड़ता है मुदगोमरी। हड़प लिए लेकिन मुदगोमरी तरह घूम घूम के बढ़िया नाच रहे थे। मुदगोमरी कहाँ पर था? पंजाब के पाकिस्तान में। पंजाब तो को बड़ा था, कुछ पाकिस्तान में भी चला गया अभी भी। तो ये इस समय कहाँ, हड़प्पा कहाँ है? मुदगोमरी पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में है। मोहन जो तो मोहन लरगन भैया, लरगन में लड़काना सिंध प्रांत में है। मोहन लरगन ना, मोहन लरगन, तो मोहन लड़काना सिंध प्रांत किसमें? पाकिस्तान में है। चन्नू दड़ो, ये भी सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। सुत कहूँगा तो सुत गए तो फिर कहाँ हो जाएगा? पाकिस्तान, मकरान के पाकिस्तान में पड़ता है। सुत को सुतका, ये कहाँ? दक्षिण बलूचिस्तान में हो जाएगा। बालाकोट जो एयर स्ट्राइक हुआ था, कोट दीदी, ये भी पाकिस्तान में हो जाएगा।
कालीबंगा इम्पोर्टेंट है। कालीबंगा, काली हम लोग याद किया था ना, उसमें जुता हुआ खेत था, हवन कुंड था और ईटा था, तो वही हनुमानगढ़ी है। काली काली कौन था? काली ऐसे याद कर लो, काला काला हनुमान, तो मान लो ऑरेंज वो लगाते हैं, ऐसे नॉर्मल में थे तो काली, काला से याद कर लो हनुमान जी का कुछ, राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान के भारत में ये कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, भारत के राजस्थान में है, हनुमानगढ़ में है। धौलावीर देखो आ गया, धौलावीर देखो बड़ा सा था, गुजरात और पाकिस्तान मिलाकर था, बड़ा सा था, तो वो एक अच्छे गुजरात में पड़ता है भारत की वो जगह। आलमगीर इंपॉर्टेंट है, आलम जी, आलम जी, आलमगीरपुर, आलम सैतुल आलमगीरपुर का मेरठ की मशहूर गर्मा गर्म नान खटाई, आलम जी के लिए मैंने लाई, तुम खाई। तो आलमगीर में आलम गया, तो लो आलम कहाँ था? मेरठ था वही नान खटाई बेचता था आलम। ठीक है, लोथल देखो अहमदाबाद गुजरात साइड में, लोथल जहाँ पे हम लोग का वो बंदरगाह था। रोपड़ रोप लिए थे ना पंजा से, भाई तू बाबू पंजो आगे कर फैलाओ तो हम तुमको रोप लिया वो, उसमें लाई ले लो, कुछ भी ले लो, रोप लिया बस। पंजाब में हो गया राखी गढ़ी, राखी को ऐसे छीट देना है, कहाँ पे छीटना है? हरियाणा, हरी हरी घासों पे छीटना है, तो हरियाणा हो जाएगा। सुरकोदा देखो गुजरात में, सुरकोदा में हम लोग याद किए थे कौन सा? हाथी का वो, सॉरी घोड़े का ना, ये था कहाँ, ये है 7वां नंबर, घोड़े की हड्डी थी यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद होता है कोल्डी हवा, इंपॉर्टेंट है। कोल्डी हवा देखो यूपी में है, ये MT 2019 का क्वेश्चन भी है, तो ये सब प्लेस तो याद होने चाहिए। अब आते हैं इसी में, अब सिंधु सभ्यता में कुछ एक्स्ट्रा जो पूछे गए हैं, बाकी खान सर में लिखा था तो मैंने लिख दिया है, एक बार ऐसे नज़र में देख लेना बस। ये सीधा जैसे लिखा है मैंने वैसे ही पूछा था ही बस। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ? सौराष्ट्र में थी बस। रंगपुर कहाँ? जहाँ पे मतलब हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में थी। सर्वप्रथम लेखन काल प्रणाली कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सुमेरिया से हुआ था। बेलनाकार मुहर कहाँ से मिला था? बांदा से मिला था। सभ्यता क्रम पूछता है, जैसे कि ऑप्शन में दे देगा सभ्यता क्रम क्या है? एजटेक, माया, मुइस्का, इंका, तो AMME ऐसे याद कर लो, ये मैंने याद भी नहीं किया अभी। धत्तेरी की पर्वत पंजाब में बा, तो धत्तेरी पर्वत कहाँ है? पंजाब, धत्तेरी की है। हम जॉब छोड़ दे भैया, हम ना कह पाओ भी सब जॉब, तो धत्तेरी की जॉब छोड़ दे, जॉब से कहाँ है? पंजाब में है, हड़प्पा सभ्यता का जगह। देखो रॉबर्ट ब्रूस क्या किए थे? ये भूगर्भ व पुरातात्विक विज्ञान से रिलेटेड हैं, रॉबर्ट ब्रूस थे। पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? थॉमस थे जो कि थम गए थे, तो त्रिभुजाकार विभाजन के बारे में बताए थे। ठीक है, कंघी झाड़ के कौन गया था भैया? वो सर्वेक्षण करने गया था, कनिंघम याद किए थे पहले हम लोग, पीछे याद किए थे। अब हो ये तो हो गया। ठीक है, अब कुछ और जो पूछता है डायरेक्टली वो भी याद कर लेते हैं। वो देखो, चावल का साँचा कहाँ मिला था? चावल, चावल भाई ऐसे तो रंगीन चावल, रंगीन से रंगपुर याद कर लो, रंगपुर। तो चावल का साँचा कहाँ था? रंगपुर में मिला था। खेती के पुरातात्विक प्रमाण भी कहाँ से मिले थे? रंगपुर में मिले थे। हड्डी के उपकरण व आभूषण कहाँ मिले थे? हड्डी का महदहा, मदहा, मदहा मतलब मर्दवा, दिल दहला दिए तुम। हड्डी के उपकरण मिल गया वहाँ पे, आभूषण मिल गया, मदहा। ठीक है, दमदमा भाई, दम तो यूपी का ये है, दमदमा कहाँ? यूपी में है दमदमा। कैसा दमदमा, किसमें क्या मिला था? एक कवर में 3 मानव कंकाल ले, ठीक है। साक्ष्य अभी तो हम लोग पीछे पड़ के आ रहे हैं, सती प्रथा वाला, उसमें 2 लोग थे। ठीक है, लोथल टाइप में था। अब यहाँ दम है भाई, यूपी का दम ही अलग है। यहाँ पे एक कब्र में 3 लोग ढकाढक, ये लीजिए। बुझ होम पढ़ते हैं, बुझ होम कहाँ था? जम्मू एंड कश्मीर में था, नौ पाषाण काल का। ठीक है, इसमें क्या था? गर्त आवास पूछा है। ठीक है, बट देखो बुझ होम लोग पढ़े हैं पहले, बुझ होम पढ़े हैं, रोपड़ वाले में पढ़े थे। ठीक है, पंजाब साइड में पढ़े थे। तो बुझ होम ये जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे गर्तावास को, गर्तावास फिर से आगे, इसमें मैन और डॉग को एक साथ रखा गया है। ये कहाँ मिलता है? बुझ होम में ही इसकी प्राप्ति हुई थी। नहीं अगर बुझ होम है तो रोपड़ देगा, जो भी पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। और भी क्या मिला था इसमें? सीपीओ का क्वेश्चन है। 5 जंगली कुत्ते मिले थे वह पर दम बुझ होम में, और 12 सिंगों का सिंह भी, सीपीओ तो क्वेश्चन है, 12 सिंगों का सिंह भी मिला था। इतना बड़ा बड़ा देख लेंगे, ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं। मेहरगढ़, मेहरगढ़ में क्या क्या मिला था भैया? मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है ना, बोलो मेहरगढ़। मेहरगढ़ देखो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मेहरगढ़ में कपास मिला था ना, सिंधु सभ्यता में कपास की जो खोज प्राप्त हुई थी,
मेहरगढ़ में तो पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है, उपमहाद्वीप में कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, उपमहाद्वीप के कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले? मेहरगढ़ में, रुकी बलूचिस्तान में है। सांस्कृतिक अवशेष भी कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ में। भीमबेटका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गुफा और कंदराएँ के लिए। गुफा पूछेगा तो इम्पोर्टेंट है, भीमबेटका हो जाएगा। कुरनूल, कुरनूल कहाँ पता? भस्म से। कुरनूल तुम्हारा हरियाणा में पड़ता है, तो कुरनूल भी कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे भस्म के अवशेष मिले थे, इंपॉर्टेंट है कुरनूल। कोनो रूल बाग नहीं, तू भस्म में फेंकबा हमारे ऊपर, तो भस्म अवशेष कहाँ था? कोनो रूल होना चाहिए ना भस्म के लिए, तो कुरनूल हो जाएगा। हुरुगी इंपॉर्टेंट नहीं है जाता। आवास व उद्योग स्थल है ये। पाटड़े, पाटड़े में शुतुरमुर्ग के अंडे मिले थे। ठीक है, ये भी ठीक है। हथनोरा एमपी में है, कहाँ है? हथनोरा कहाँ है? एमपी में हो जाएगा। इसमें हेमो इरेक्टस जो कि मानव खोपड़ी मतलब मिली थी, ऐसे सीधी तरह उनसे क्वेश्चन है। तो हथनोरा में, तुम्हारे हाथ में क्या है नोरा? फतेही से पूछ रहे हैं भाई, तुम्हारे हाथ में क्या? अरे मानव खोपड़ी ली हो तुम, तो होमो इरेक्टस ये हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। इधर थोड़ा सा देखो बोरिंग वाला काम है, लेकिन अब धीरे धीरे मामला अब खुलने वाला है, अब सवेरा होने वाला है। तो नींद को जाग कर लो, फिर से उठा लो। चलो थोड़ा सा 2-3 पॉइंट और है बस। नौदाटोला के उत्खननकर्ता कौन था? एडिसन कारिया थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये भी है। विंध्य क्षेत्र के अत्यधिक मानव कंकाल कहाँ मिले थे? लेखाहिरिया में मिला था, लेखाहिया। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मानव का सर्वोत्तम साक्ष्य कहाँ मिला था? मानव का नर्मदा नदी किनारे मिला था, भूलना मत। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया। मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है। कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले थे? लोहरादेव, लोहरादेव के उदाहरण कहाँ पे है? अपने यहीं पे मिले थे, ये लोहरादेव पांडेपुर आशापुर यहाँ पे है, बनारस में है। ठीक है, लोहरावीर जिसको बोलते हैं। अब ख़त्म हो गया सिंधु का, जितना था वही था बस। अब अलग से चलते हैं, थोड़ा बहुत सभ्यता के बारे में देखेंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में देखेंगे। मेसोपोटामिया सभ्यता में कहाँ से, मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ की थी? इराक की थी। ठीक है, इराक की थी। और किस नदी के किनारे थी? टिग्रिस और यूफ्रेटस। टिग्रिस 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 और यूफ्रेटस है, ईरान में था। नदी के मध्य में थी। अब पूछेगा क्या है कि अगर पूछेगा विश्व, मतलब पूरा विश्व की बात कर रहा है, तो विश्व की सबसे पहली सभ्यता अगर पूछेगी तो वो मेसोपोटामिया की थी। ठीक है, लेकिन अगर यही उसी में पूछेगा विश्व की सबसे नगरी सभ्यता, मतलब नगर जिसने बसाया था उस टाइप का पूछेगा, तो सिंधु सभ्यता रहेगा इन आंसर। ठीक है, अब आते हैं मिस्र की सभ्यता के बारे में पढ़ने। तो मिस्र की सभ्यता कब थी? 3100 ईसा पूर्व की थी। मिस्र के जो मतलब राजा कहलाते थे, उनको राजा को क्या कहते थे हम लोग? फराओ बोलते थे। अपने यहाँ राजा बोलते हैं, वहाँ फराओ फराओ कहते हैं, पता नहीं कहा हुआ। तो मिस्र है जहाँ से नील नदी निकलती है यार, मिस्र है। चलो तो आगे जियोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। नील नदी है वहाँ पे, इम्पोर्टेंट है। मिस्र में क्या है? पिरामिड बनाया है, ऐसे ऐसे करके पिरामिड बनाया है, वही है गिरजा जिसको कहा जाता है, गिरजा का पिरामिड। सूर्य कैलेंडर इंपॉर्टेंट है। सूर्य कैलेंडर कहाँ है? मिस्र सभ्यता की देन है, वहीं से उन लोग को मिला है। मम्मी लोग, ऐसी मम्मी लोग होती हैं और कपड़ा बांधा रहता है उनके, मम्मी लोग भी मिस्र सभ्यता की ही है। मेसोपोटामिया कहाँ की? इराक की थी। ये नदी याद कर लेना। ठीक है, ये पहली सभ्यता, ये नगरीय का पूछे तो सिंधु, नील नदी, पिरामिड, सूर्य कैलेंडर, मम्मी। मिस्र की सभ्यता पढ़ ली। 3100 ये राजा खराब कहते थे। और रोम की सभ्यता कौन सी थी? इटली की थी। ठीक है, 600 ईसा पूर्व की थी। रोम, रोम भाइयों, इटली खाओगे? वैसे इटली के अंदर ही, इटली एक देश है और इसी में तो रोम पड़ता है। तो रोम की सभ्यता कहाँ है? इटली में ही है। ठीक है, उसकी राजधानी इटली। रोम, रोम भाइयों, इटली खा लो। 600 ईसा। चलो इधर सभ्यता के बारे में हो गया। अब हम लोग चलेंगे सिक्के के बारे में पढ़ने। अब सिक्के का पढ़ने का मतलब क्या होता है? जितने भी आगे वंश हम लोग पढ़ेंगे, वंश, तो सब वंश भाई कोई लॉन्च करेगा, कोई सोने का सिक्का लॉन्च करेगा, कोई कौड़ी लॉन्च करेगा, कोई शीशे का सिक्का लॉन्च करेगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, पूरा सभ्यता का सिक्को एक बार यहीं पढ़ लेते हैं सिक्का। तो सिक्के के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमेस्मेटिक्स कहा जाता है। न्यूमेस्मेटिक्स सिक्के के अध्ययन को कहा जाता है। और देखो टेराकोटा पहले पढ़ चुके। टेराकोटा कहाँ था? टेराकोटा का सिक्का पढ़ने में सिंधु सभ्यता वाले पूछे थे, पढ़ चुके हैं। तो सिंधु सभ्यता में टेराकोटा सिक्का मिला था। ठीक है, टेराकोटा का सिक्का हो गया। मौर्य काल, तो मौर्य काल आया था, उसमें आहत सिक्का और पंचमाह सिक्का ये फेमस थे। ये मौर्य काल
में ही बनाया गया था। तो पंचमास सिक्का की क्वालिटी ये है कि ये पहला धातु का सिक्का था। पूछेगा पहला धातु सिक्का कौन था? पंचमास सिक्का था। ठीक है। और मौर्य काल में ही जो चांदी के सिक्के को पड़ कहा जाता था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चांदी के सिक्के को पड़ कहा जाता था। और सीसा का सिक्का जब किस में आया था भैया? सातवाहन वंश था, उसमें आया था। पहली बार सोने का सिक्का कौन था? यूनानी आया था। पहली बार अगर रहेगा पूछेगा कौन था, तो यूनानी थे। अगर सोने के सिक्का में और पहली बार रहेगा तो यूनानी। अगर शुद्ध पूछेगा, शुद्ध शुद्ध सोने का सिक्का था, कुषाण लोग थे। कुषाण कनिष्क का शासन आया था ना, कनिष्क बहुत अच्छा था। तो कुषाण कनिष्क का एक उसमें देखो कुषाण वंश है, उसमें एक लोग थे कनिष्क थे, उनके शासन में ये शुद्ध सोने का सिक्का लॉन्च किया गया था। तो पहली बार यूनानी, शुद्ध बोलेगा तो कुषाण। और ज़्यादा पूछेगा कि सर्वाधिक सोने का सिक्का कहाँ था? गुप्त में, क्योंकि गुप्त वाले लोग किए थे, ढेर सारा था, लेकिन उनका अशुद्ध था, ज़्यादा मतलब मिलावटी था सिक्का। मयूर शैली पूछता है तो समुद्रगुप्त की थी। मयूर मयूर मतलब कौन से सिक्के पे मयूर शैली प्रिंटेड थी? तो वो था समुद्रगुप्त थे। ठीक है। इसके बाद है चांदी का सिक्का, चंद्रगुप्त सेकंड है, पूछता है ना। देखो चांदी का सिक्का ये चंद्रगुप्त सेकंड को मौर्य काल के ही हैं, तो चांदी सिक्के को पड़ कहा जाता है। तो ये चांदी का सिक्का कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड ने इसको लॉन्च किया था। कौड़ी कौन था? गुप्त लोग। तो गुप्त लोग शुद्ध कौड़ी का सिक्का मतलब सर्वाधिक सोने का सिक्का जो कि अशुद्ध था, वो लॉन्च किए थे। और एक कौड़ी का सिक्का, कौड़ी जो करधन में पहना जाता था, उस टाइप का कौड़ी था। ठीक है। अब हुमायूं की जान बचा लिया था एक आदमी था जिसका नाम था सियाबुद्दीन था, उसकी जान बचा। तो कहा कि भैया हमके एक हुमायूं का तो बोला तो बोल तो कही, तो कहा सियाबुद्दीन कहा मुझे एक दिन के लिए बना दीजिए राजा। बना दिया। तभी क्या क्या सियाबुद्दीन ने चमड़ा का सिक्का चलवा दिया था। तो शासन किसका था? सियाबुद्दीन ने मतलब करवाया था हुमायूं के शासनकाल में, चमड़े का सिक्का था। तांबे का सिक्का कुषाण। कुषाण हमने याद किए थे किसके लिए था? कनिष्क का, जिसमें शुद्ध सोने का सिक्का था। तांबे का सिक्का भी कौन सा? कुषाण ने किया था। रुपया, दाम, सोने के सर्पी, ये सब शेरशाह सूरी के शासनकाल में ये सिक्का चला था। अब लोग इकट्ठा पढ़ेंगे, अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब लोग अभिलेख पढ़ेंगे। जैसे हर शासन काल में कुछ ना कुछ अभिलेख है भाई। कोई पत्थर पे कुछ लिखवाया है, कोई कुछ लिखवाया है, तो भाई उस थोड़ा सा डायरेक्टली हम पढ़ लेते हैं कि वो लोग क्या क्या किए थे। तो अभिलेख है। देखो अब अभिलेख के जो अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेख के जो अध्ययन है उसको कहा जाता है इपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है। तो इपिग्राफी कहा जाता है ये अभिलेख के अध्ययन को। ठीक है। ये अभिलेख लिखना प्रारंभ कहाँ से हुआ था? इराक के डेरियस से हुआ था। ठीक है। अभिलेख का पहला मतलब अभिलेख में पहला अभिलेख पूछे कौन सा है, तो इम्पोर्टेंट है बोगज कोई है। देखो इपिग्राफी बहुत बार पूछा है। इराक के डेरियस मुझे ना नहीं मिला, लेकिन लिखना प्रारंभ कहाँ से? इराक के डेरियस से हुआ था। इंपॉर्टेंट है। पहला अभिलेख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोगज गोई है। ठीक है। इंपॉर्टेंट वेरी वेरी। और ये जितने लिखे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी मिस मत करना इसमें से। हाथी गुफा, देखो टिक बताते जा रहा हूँ, लिखते जाना। हाथी गुफा अभिलेख जो था ये था अशोक के टाइम पे था। ठीक है। यह मैंने लिखा नहीं है, आगे आगे भी इसका जिक्र मैंने किया, अच्छे से किया है। तो हाथी का देखो ऐसे ट्रिक क्या, चलो उड़ीसा में है, कैसे याद करेंगे? हाथी उड़ गई, हाथी उड़ गई भैया, उड़ीसा में है। तो ये कौन लिखा था? रिटन बाय किसने? कलिंग खारवेल ने लिखा था इसको। इसमें क्या इसने चर्चा की है? कलिंग युद्ध के बारे में बताया, क्योंकि इसमें जो अशोक सम्राट थे उन्होंने नरसंहार कर दिया था, मार खूनों नदियाँ बह गई थी। तो कलिंग युद्ध हुआ था, कौन लिखा था? कलिंग खारवेल ने लिखा था इसको। कलिंग थे वो, खारवेल ने। ये हाथी उड़ गई तो उड़ीसा में ये अभिलेख है। एहोर राजा, ऐसे याद कर लो। तो एहोर कहाँ है? राजा से राजस्थान में हो जाएगा। अब ये देखो रवि कीर्ति होंगे, हाँ वो रवि कीर्ति वातापी वंश के थे, उन्होंने ही ये लिखा है। एहोर अभिलेख कौन लिखा है? रवि कीर्ति ने लिखा है। इसमें क्या है ना, पुलकेशिन सेकंड और हर्षवर्धन की लड़ाई हो रही थी। तो पुलकेशिन है, इन्हीं के शासनकाल में ही ये रवि कीर्ति भाई थे, लिखने राइटर थे, लिखे थे। तो इन्होंने क्या किया? एहोर अभिलेख किया राजस्थान में जो है, इसमें इन्होंने रवि कीर्ति ने दिखाया कि भाई पुलकेशिन सेकंड और हर्षवर्धन की लड़ाई हुई थी, उसके बारे में बता दिया बस। ठीक है। सारे आगे मिलेंगे अभी। जूनागढ़ है, जूनागढ़ इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें जूनागढ़ कहाँ पड़ता है? ये ऐसे आता है ना, गुजरात में ही है बस। ये रुद्रदाम इंपॉर्टेंट है। रुद्रदामन के शासनकाल में ये जूनागढ़ अभिलेख बना था। इसमें चर्चा किसकी है? सुदर्शन झेल की चर्चा की गई है।
प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख इंपॉर्टेंट है, ये इलाहाबाद में है, ये समुद्रगुप्त के शासनकाल में ये था। भीतर है गाजीपुर। तो भीतर ऐसे याद कर लो, ऐसे याद कर लो। मैं तो जा रहा हूँ भैया भीतर होने, भीतर का मतलब कि ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ ना, तो लगभग मुझे हिसाब से गाजीपुर में मुझे ट्रेनिंग मिल जाएगा, तो मुझे भीतर भेज दिया, जा भीतर। तो भीतर याद कर लो, यूपी गाजीपुर में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भीतर से ऐसे याद कर लो, ये किसके शासनकाल में था, स्कंदगुप्त। अब स्कंद नहीं याद होता है, ऐसा कंद याद कर लो। कंद जो कल खाने वाला कंद होता है वो कहाँ होता है, जमीन के अंदर ही तो पैदा होता है, तो भीतर हो गया, अंदर ही है। तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में ये अभिलेख था। इसमें हुड़ आक्रमण की चर्चा की गई है। पूछेगा सौगरा अभिलेख का संबंध किससे है, तो दुर्भिक्ष की जानकारी इसमें दी गई है। ठीक है, तो दुर्भिक्ष की जानकारी इसमें दी गई है। सौगरा अभिलेख में क्या है, दुर्भिक्ष की जानकारी मिली है। और बिहार में क्या है, स्कंदगुप्त, बिहार का अभिलेख है, इसमें भी क्या है, स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त में कौन था, एक भीतरी अभिलेख था, और एक स्कंदगुप्त के शासनकाल में एक बिहार अभिलेख भी है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है, बिहार वाले में जो अभिलेख है इसमें अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बिहार अभिलेख में अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की गई है। सब में तो कुछ ना कुछ चर्चा किया गया है। ठीक है, देवपाड़ा कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश में। इसमें विजय सेन की में शासनकाल लिखा है मैंने, क्योंकि कुछ का बस ये याद करना है कि कहाँ है, मतलब किस शासनकाल में ये बना था, बस याद करना है। तो देवपाड़ा ये विजय सेन के शासनकाल में था। देवता होगा, हमेशा विजय होता ही है, तो देवपाड़ा जो है बांग्लादेश में है, इसकी विजय हो गया देव का ना, तो विजय सेन के शासनकाल में। ग्वालियर इंपॉर्टेंट है, भोज, राजा भोज के शासनकाल में ग्वालियर अभिलेख था, जो कि ग्वालियर कहाँ है, एमपी पड़ता ही है। ग्वालियर एमपी में ना, झांसी उसी नीचे वहाँ है ग्वालियर। मंदसौर ये भी एमपी में है, मंदसौर है, यशोवर्मन के शासनकाल में थी। इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट है, मंदसौर में रेशम बुनकर की जानकारी इस पर मिलती है। देखो इस पर कहाँ, किस में क्या क्या जानकारी मिलती है। देखो हाथी वाले में कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है, एहोर राजा में ये दोनों की लड़ाई की बताई गई है, जूनागढ़ में सुदर्शन झील के बारे में बताया गया है, प्रयाग में ये सब उनके शासनकाल में है। देखो भीतर वाले में हुड़ा आक्रमण के बारे में बताया गया, दुर्भिक्ष की जानकारी सौगोरा से, अश्वमेध यज्ञ बिहार से, और रेशम बुनकर की जानकारी मंदसौर से। शासनकाल में ये तो उसमें था, अशोक वाले में था, एहोर पुलकेशिन वाले में था, जूनागढ़ रुद्ररमन के शासनकाल में था, प्रयाग समुद्रगुप्त, भीतर स्कंदगुप्त, बिहार वाला भी स्कंदगुप्त के शासनकाल में, देवपाड़ा विजय सेन के शासनकाल में, ग्वालियर भोज के शासनकाल में, मंदसौर में यशोवर्मन के शासनकाल में। अब चलते हैं स्तंभ लेख के बारे में पढ़ने। अब पूछेगा जैसे स्तंभ लेख, एक स्तंभ होता है वो तो देखो अभिलेख था बड़ा सा, एक स्तंभ मतलब खम्बा की तरह है, थोड़ा सा लिखा हो जैसे कि। तो मरौली का स्तंभ लेख कहाँ, मरौली कहाँ है, दिल्ली में पड़ता है, ठीक है। तो मरौली का स्तंभ लेख कहाँ है, दिल्ली में, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में था, मरौली का इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मरौली वाला इंपॉर्टेंट नहीं, इसकी लोहे का है बना, लेकिन इसमें जंग नहीं लगता है, इसकी क्वालिटी ये है। तो मरौली का जो होता है दिल्ली में है, जाओगे ना वहाँ पे दिल्ली में घूमने, तो वहाँ पे ये चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में बनाया गया था, इसमें जंग नहीं लगता है। मथुरा वाला जो है इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। अच्छा, इसमें ये पूछता है कि मथुरा जो स्तंभ लेख है इसमें सहिष्णुता की चर्चा की गई है, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में ये भी था। एरण इंपॉर्टेंट है, एरण कहाँ है, एमपी में हो जाएगा, एरण रण कहाँ होगा, रणभूमि कहाँ, मध्य में, मध्य मतलब एमपी में हो जाएगा। भानुगुप्त के शासनकाल में किया गया था, सती प्रथा की चर्चा की है इसमें। एरण अभिलेख में सीधा सीधा ये पूछेगा भाई, एरण में सती प्रथा की चर्चा है। भागवतन की चर्चा किस में हो जाएगा, गरुण ध्वज में है। गरुण कहाँ है, गरुड़ भाग गया, गरुण ध्वज किस में है, मतलब एमपी में है ना, ये पटने में। गरुण कहाँ आएगा, मध्य में ही आएगा, कहीं बैठेगा तो मध्य से याद चलना, एमपी में हो जाएगा। एरण रण कहाँ होगा, एमपी में हो जाएगा, ठीक है। भागवत धर्म की चर्चा, सती प्रथा की चर्चा, सहिष्णुता की चर्चा है, इसमें चर्चा नहीं है क्योंकि ये लोहे का है, तो बस। और शासनकाल याद था लोहे, ये चंद्रगुप्त में, ये इनके में था, भानुगुप्त में था, बस। अब ये वेद पूछता है, ठीक है। अब वेद देखो 4 वेद हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद 4 हो जाएंगे। तो भाई इसको पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है,
ठीक है, ये बुद्ध से पढ़ने वाले ऋग्वेद को पढ़ने वाले को हम लोग बोलेंगे होत्र, सामवेद को बोलेंगे उधात्र, यजुर्वेद को बोलेंगे अथर्वयो, अथर्ववेद को बोलेंगे ब्रह्मा। तो सबसे न्यू कौन सा है? अथर्ववेद है, मतलब न्यू है। सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, तो और बस ऐसे याद करो, होत्र, अधात्र, अधर्यो, ब्रह्मा, ऐसे याद करो। जो नया नया उनको ब्रह्मा कह लगे, देखो पहले वाले को होत्र कहा जाता है, होत्र, ऋषि को होत्र, अधात्र। ठीक है, तो ऋग्वेद बहुत पुराना था, पढ़ने वाले का नाम बहुत छोटा कैसे है? देखो होत्र, सिर्फ होत्र है, क्योंकि वो लोग होते थे, दम था उसमें। ठीक है, शाम को, शाम को उधातु, देखो उधातु ना, शाम को तो कोई उद्धत मचाता है, खूब घूमेंगे फिरेंगे। तो शाम को पढ़ने वाले जो हैं बहुत मस्ती करने वाले उधातु थे, उद्धत रहे अंकुल ना, ऐसे गलत नहीं लेना, मैं तो ये ट्रिक बता रहा हूँ। यजुर्वेद में क्या था? अथर्वयो, इसको याद कर लो बस। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ऋग्वेद में पूछेगा ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ब्राह्मण ग्रंथ में आता है कौशिकी, ऐतरेय। ठीक है, तो मैंने कोय याद किए हैं, कोय कोय होंगे, तो कोय से कौशिकी है, ऐतरेय मतलब ऐतरेय। ठीक है, शाम को क्या हो जाएगा? पंचवीस। तो सामवेद में जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम क्या है? पंचवीस है। 5 पीस मांगो, शाम को मांगते हैं ना 5 पीस। तो और इसको बोलते हैं तैस, मैंने इसको तैस याद किया है। यजुर्वेद का हो जाएगा तैस, तैस का हो जाएगा तैतरीय, और शतपथ ये उसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है। इसका गोपथ है, अथ पथ गोपथ, अथ तो पथ है, ऐसे याद करो, अथ पथ, पथ से इसमें गोपथ आ जाएंगे। अच्छा, इनके ऋग्वेद के उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद है। ऋग्वेद में भाई आयुर्वेदिक का भी बहुत ज़्यादा वो है। शाम को गंधर्व, शाम को भाई, शाम को ये सब इधर जाके गंध मचाते हैं। वह उद्धत मचा रहा है कि लोग गंध मचा रहा है, 5 मांग रहे शाम को। ठीक है, और नारद की तरफ घूम रहे हैं, नारद की तरफ। यजुर्वेद में हो जाएगा धनुर्वेद है, इसका उपवेद का नाम हो जाएगा धनुर्वेद, इसका नाम हो जाएगा। और अथर्ववेद में शिल्प वेद है, शिल्प मतलब बनाने वाला, कुछ शिल्प बनाते हैं ना, शिल्पकृत, तो शिल्प वेद हो जाएगा। ज्ञानी, देखो ऋग्वेद के ज्ञानी को कहा जाता है प्रजापति, और सामवेद को कहा जाता है नारद। शाम के नारद वाला काम करवे करेंगे, सर नारद काम है। प्रजापति, प्रजा, पूरे प्रजा का पति है भाई, क्योंकि उसको ऋग्वेद का ज्ञान है ना, पूरी प्रजा का पति है वो। शाम को जाके नारद मुनि वाला काम करवे, ये कुल करवे, बात लिख करवे। यजुर्वेद के लिए विश्वामित्र है, और अथर्ववेद में देखो विश्वकर्मा, क्योंकि देखो शिल्प शिल्प जो भी बनाया जाता है, बढ़ई वाला काम किया जाता है, कौन करता है उसको? विश्वकर्मा ही करते हैं ना, जाके ठोक ठाक के। और इसमें यजुर्वेद में हो जाएगा विश्वामित्र हो जाएगा। ठीक है, इसमें संगीत, देखो इसमें अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में ज़्यादा दिया गया है, बताया गया है। संगीत, सामवेद वाले में सॉन्ग के बारे में है। गीत तो पूछेगा गीत कहाँ है, तो सामवेद में। से गीत याद करना, लिख दे रहा हूँ, गीत लिखा नहीं है मैंने। गीत उसकी चर्चा गाना होने के बारे में, तो ये सामवेद में हो जाएगा। ठीक है, तो शाम को तो ऐसे याद होना था कि उद्धत मचाया था, 5 लोग ऐसे ऐसे थे, ये सब वाला। ठीक है, और गंध मचाते हैं, नारद वाला काम ऐसे याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद है तेज याद किया था उन्होंने, तेज यजुर्वेद में तेज था। शाम में तो याद करके रखना, ये गीत के लिए है, इंपॉर्टेंट है भाई, गीत के लिए। अथर्ववेद में जादू टोना है, अन्य सबसे नया वाला यही है जगह। विश्वकर्मा, विश्वामित्र, नारद, प्रजापति, पूरी प्रजा का प्रतीक है। ट्रिक बता दिया, ऐसे याद करो। ठीक है, पुस्तक लिखा है, पुस्तक मान लो मैंने बाहर देखो कुछ जैसे आगे पढ़ेंगे पूरा। अज्ञात, अज्ञात एक बुक का नाम है ना, पेरिप्लस ऑफ द इरथ्रिसिया, ये ऐसे याद कर लो। टालमी की बुक है, टालमी, टालमी की जो बुक है उसके नाम है जियोग्राफिका। ठीक है, प्लिनी की जो बुक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री का, प्लिनी, प्लिनी तो प्लेन नेचुरल है जगह। टालमी हमको टाल नहीं सकते, क्योंकि मैं क्या हूँ, एक ज्योतिष ग्राफिका, मैंने ज्योतिष ग्राफिका लिख दिया है। अलबरूनी, किताबुल हिंद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मार्को पोलो, चीन की यात्रा, एक किताब लिखा है मार्को पोलो।
कि मार्को पोलो बहुत दूर से आया था, चीन की यात्रा उसने की तो लिख दिया। फैयान, इसको फॉ कुओ थी, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था फैयान। ये जो लिखा है मैंने, ये दरबारी है, इसको इसके दरबार में, फैयान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के किताब मतलब दरबार में आया था। उनकी किताब का नाम क्या था? फॉ कुओ थी। ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, हावेंग सांग आया था। इसकी किताब का नाम है शी यू की। ठीक है। हाँ, इब्न बतूता बगल में जूता रेहला, इनकी किताब इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था। इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था। एक क्वेश्चन पूछ चुका है। रेहला, ये किताब पूरी इंपॉर्टेंट है यार, एक भी नहीं छोड़ सकते। ये अज्ञात नहीं पता मुझे, बाकी तो सब पता है, इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता है तुम्हारा, रेहला किताब का नाम है। इसके बाद है अब्दुल रज़क, जो कि फारस का था। इसकी किताब का नाम क्या हो जाएगा? मतला ए साहिन। ये जो अब्दुल रज्जक है ना, ये किसके आया था? कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। ठीक है। इधर पूरा बोरिंग चलेगा, 2 पन्ना तक बोरिंग रहेगा, इसके बाद फिर मज़ा आएगा। थोड़ा बोरिंग तो है। और देखो पुराण, भाई पुराण से रिलेटेड भी पूछता है क्वेश्चन, जो पूछ चुका है मैंने वही पढ़ा है, फालतू इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। देखो लगभग सब लिखा है मैंने। पुराण, पुराण जो है भाई व्यास। ठीक है। व्यास, पुराण किसने लिखा है? व्यास ने लिखा है। और महाभारत भी किसने लिखा है? व्यास ही ने ही लिखा है। तो ये भी लिखा है, तो कवर कर लेना। पुराण और महाभारत किसने लिखा है? व्यास ने लिखा है। पुराण में 5 लक्षण माने जाते हैं, ये पूछ चुका क्वेश्चन, देखो पूछ चुका है। तो उसमें से लक्षण कौन सा है? वंश, ये सब सारे लक्षण हैं, कुछ भी पूछ सकता है, कभी भी पूछ सकता है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित्र, निम्न में से कौन सा पुराण का लक्षण है? ये ऑप्शन रहा होगा, इसलिए इसको टिक करके आंसर ये है, पूछा है, प्रीवियस ईयर है। विष्णु अवतार पाए गए हैं किसमें? अग्नि में, भागवत में, मत्स्य में, ये सब पुराण है पूरे। तो अग्नि पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण में विष्णु अवतार देखने को मिले हैं। इसके बाद है वेद, उपनिषद, पुराण और धम्मसूत्र की जो भाषा है किसमें लिखी है? ये संस्कृत में सब लिखा गया है। पुराणों के रचनाकार है, महापुराण कौन लिखा है? ये लिखा है पुष्पदंत ने, इंपॉर्टेंट है। देखो पुराण लिखा है व्यास ने, महापुराण लिखा किसने? पुष्पदंत ने लिखा है। पुराणों में सातवाहन को क्या कहा जाता है? सातवाहन एक आगे एक वंश आएगा, उनको आंध्र कहा जाता है, इसमें आंध्र कहा गया है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा हम लोग 18 मंडल होते हैं, मंडल कितने? 18 होते हैं। देखो 3 में हम लोग कार्तिक मन था, 3 त्रिका 9, 9 में किसको था? सोम देवता को उल्लेख था। 7 में किसी के साथ हम लोग क्या थे? युद्ध था ना, दशहरा का युद्ध था। ठीक है। पुरुषोत्ती था 10 वाले में था, 8 वाले में खिल था। तो यहाँ पे 108 क्या है? उपनिषद में 18 उपनिषद होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उपनिषद कितने होते हैं? 108। 108 कितने होते हैं? उपनिषद होते हैं। और इसी उपनिषद में 11 मुख्य माने जाते हैं। है तो 108 उपनिषद, इसमें 11 मुख्य माने जाते हैं। ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा है। भाषा, उपनिषद की भाषा क्या है? ये भी संस्कृत हो जाएगी। ठीक है। ये देखो लिखा है मैंने संस्कृत, यहाँ फिर से लिख दिया है, ये भी ग्रुप डी में पूछ चुका है। देखो मौर्य क्या है? देखो मौर्य का साक्ष्य किसमें? देखो विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण में मौर्य काल का साक्ष्य मिलता है। वायु वाले में गुप्त पुराण का साक्ष्य मिलता है। और मत्स्य पुराण में जो है सातवाहन का काल का साक्ष्य मिलता है। एक क्वेश्चन और पूछेगा, ये सब पुराण जितने हैं इसमें जो सबसे पुराना प्राचीन है वो है मत्स्य पुराण है। तो एक क्वेश्चन इसी का है, जोड़ लेना। बृहद नारायण उपनिषद एक है, इसी में से तमसो ज्योतिर्मय, ये वाला जो है इसी में किसमें से लिया गया है? बृहद नारायण उपनिषद से लिया गया है। और ओम है इसमें से लिया गया है। यह सबसे बड़ा तथा प्राचीन उपनिषद है। ठीक है। ये चीज़ बृहद वाला, ये सबसे बड़ा है, प्राचीन उपनिषद है। उपनिषद जो है दर्शन का किस पे आधारित है ये पूछेगा। तो उपनिषद किस में आधारित है? दर्शन पे, क्योंकि दर्शन का मतलब तो भक्ति मार्ग वाला है, तो उपनिषद तुम्हारे दर्शन मार्ग पे आधारित है। ये भी पूछेगा क्वेश्चन है। महाभारत में खड़ों को पर्व कहा जाता है। महाभारत में है ना, वहाँ खड़ होते हैं, तो खड़ को उसको पर्व कहा जाता था। तो ऋग्वेद में, अब आगे हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं। ऋग्वेद में देखो डायरेक्ट जो कुछ है, ऋग्वेद में आजीवन अविवाहित, जो कि अविवाहित है महिला को कहा जाता है, क्या कहते थे इसको? अमाजु कहा जाता था। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। आर्यों का, आर्य लोग भी थे ना, आर्य लोग आए थे, तो आर्य लोग को पूछेगा आर्य लोग का प्रिय पशु कौन सा है? तो कौन सा है? घोड़ा है। ठीक है। घोड़ा है। और देवता पूछेगा कौन सा? इंद्र थे। ठीक है। तो आर्यों का जो प्रिय पशु है वो घोड़ा है, देवता कौन है? इंद्र है।
उपनिषद के पाठ को वेदांत कहा जाता है। वेदांत उपनिषद कितने 108 है, जिसमें 11 इम्पोर्टेंट था। संस्कृत में है उपनिषद। उपनिषद के पाठ को वेदांत कहा जाता है। वेदांत 6 होते हैं, ये भी याद होना चाहिए। इसमें मैंने लिखा नहीं है, लिख दे रहा हूँ। वेदांत कितने होते हैं? 6 लिखते हैं। अब वो नाम भी याद कर लो, सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, पहले पन्ने में सर्च कर लेना। शिक्षा ज्योतिष कल्प व्याकरण निरुक्त छंद। शिक्षा ज्योतिष कल्प व्याकरण निरुक्त एक छंद है। छठ होता है, छो तो पता होना चाहिए कि छठ होते हैं बस, ठीक है। और इसके बाद है, और क्या चाहिए? वेदांत। उपनिषद के पाठ को वेदांत कहा जाता है। वेदांत 6 होती है, ये मैंने बता दिया। हाँ, ब्रह्म ग्रंथ संबंधित है। ये पूछा कि ब्रह्म जो है, ब्रह्म ग्रंथ है, किससे संबंधित है? कर्म कांड से रिलेटेड है, ठीक है, ये बात है। महाभारत का जो फारसी अनुवाद किसने कहा? महाभारत लिखा कौन था? व्यास ने लिखा था ना। इसको फारसी अनुवाद किसने किया था? बदायूं ने किया था। और जब फारसी अनुवाद कर दिया तो उसका नाम चेंज हो गया भाई। उसका नाम हो गया रजमनामा नाम का रख दिया। किताब का नाम रजमनामा रख दिया गया। और ये बदायूं ने ऐसा किया था, ठीक है। और रामायण को भी जब चेंज कर दिया तो ये किसने किया था? फारसी अनुवाद किसने किया था? बदायूं ने ही किया था। बदायूं ने क्या किया? महाभारत को अनुवाद किया फारसी में, रामायण को फारसी अनुवाद किया था, महाभारत का नाम चेंज करके रजमनामा रख दिया था। अब देखो कुछ दर्शन है, दर्शन के बारे में याद होना चाहिए। इसमें मैंने और लिखा भी नहीं है, 3-4 ठो, वो भी बता दे रहा हूँ। ये उत्तर मीमांसा दर्शन होता है। उत्तर मीमांसा कौन से थे? उत्तर, देखिए ये नक्शा बनाया, ऊपर उत्तर होता है तो ऊपर याद कर लो बाद। उत्तर में जाएंगे लेकिन बाद में जाएंगे अभी, क्योंकि उत्तर में क्या क्या पड़ता है? जम्मू कश्मीर है, उधर तुम्हारा हरियाणा है, पंजाब है, उधर पूरा घूमने वाला चीज़ है, उधर ही जम्मू कश्मीर है। हम वहाँ बाद में जाएंगे, तो उत्तर मीमांसा बाद से होगा, बाद नारायण हो जाएगा। पूर्व में जाओ, पूर्व में जैस्मीन लगाई हुई लड़की है, जैमिनी नाम है। भाई उधर जाते हैं तो चाइना, देखो ये मैप हो गया, तो इधर जाएंगे जब तो चाइनीज साइड जाएंगे तो क्या जैमिनी मिलेगा वहाँ पे। जैस्मीन लगाई हुई लड़की खड़ी रहेगी, वो याद कर लेना। वैशेषिक का कड़ाद, वैशेषिक जो दर्शन है उसका कौन लिखा है? कड़ाद ने लिखा है, ठीक है। हाँ, याद नहीं आ रहा। एक सांख्य दर्शन है, यह लिख दे रहा हूँ, सांख्य दर्शन, ठीक है। सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन से उसे कौन खोज थे? कपिल मुनि थे, ठीक है, कपिल मुनि। तो मैंने ऐसे याद किया, संख्या कहाँ आती है ज़्यादा? कपिल शर्मा शुक्ल के शो में ही आती है, तो कपिल याद कर लो। संख्या कहाँ ज़्यादा आती है? सब देख रहे कहाँ पे आते हैं, सब कपिल शर्मा शो में आते हैं, तो याद कर लेना, ठीक है। हाँ, एक आयुर्वेदिक दर्शन ऐसा कुछ है, आयुर्वेद वाला, तो वो उसके तो समझ में आ रहा, पतंजलि है, पतंजलि से ही हो जाएगा। अब आते हैं आगे, दर्शन को ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा पूछता है। अब आ गया देखो, और बोरिंग है यार, थोड़ा सा झेल लो और बस। मनुस्मृति विधि, मनुस्मृति जो विधि है धर्मशास्त्र से संबंधित है। मनुस्मृति जो विधि है किससे संबंधित है? तो धर्मशास्त्र से संबंधित है। मनुस्मृति के अनुसार धर्म के 10 लक्षण माने गए, ये को पूछा हुआ है। मनुस्मृति संस्कृत में है, ये भी पूछा हुआ है। मनुस्मृति के द्वारा 8 प्रकार के विवाह हैं और 16 संस्कार, 8 विवाह है, उसका दुगुना से 16 संस्कार की चर्चा की गई है। ऐसे मनुस्मृति में 4 टाइप के आश्रम दिखाए गए हैं। जैसे आश्रम को पूछता है ना, ब्रह्म, पहले ब्रह्म ना, फिर गृह, फिर वन, मतलब वन में चलने वाला से सन्यासी। तो एक आश्रम है, एक ब्रह्म आश्रम में क्या होता है, 5 से 25 के उम्र तक ब्रह्म आश्रम रहना चाहिए। एक गृह आश्रम आता है, जब घर में 25 से 50 में घर पे रहो। फिर वन जाने का टाइम तुम्हारा हो जाएगा 50 से 75 के वन जाओ, ऐसे 75 जैसे प्लस हो जाओगे सन्यासी हो जाओ अपना, बस मुँह वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ में लिखा गया है मनुस्मृति में।
ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का जो प्रयोग, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? प्रयोग हुआ है फॉर किसके लिए हुआ है? इंद्र के लिए हुआ। कितनी बार हुआ है? 250 बार हुआ है। सेकंड, दूसरे नंबर पे विष का प्रयोग हुआ है 170 बार। ठीक है। वैदिक श्लोक के मुख्य संग्रह जो है संहिता कहलाते हैं। ये भी पूछा देखो, इसके तो कर नहीं सकते ना भाई, इंपॉर्टेंट है तो बता रहा हूँ। तो वैदिक श्लोक के जो मुख्य संग्रह, मुझे भी यार माइंड हैंग होता, लेकिन क्या मतलब है, पढ़ते रहो, ये माइंड में होना चाहिए। वैदिक श्लोक के मुख्य संग्रह संहिता कहलाते हैं। संहिता किसको कहते थे? वैदिक श्लोक के मुख्य संग्रह जो होता है उसको कहा जाता है। अथर्ववेद में उल्लेखित जो प्रजापति के 2 पुत्रियां थे, अथर्ववेद में उल्लेख प्रजापति है, उसके 2 पुत्रियां थी, ये इंपॉर्टेंट है। अर्थवेद जो नया लेटेस्ट में जादू टोना वाला था, इसमें नरिष्ठ को सभा कहा जाता था। नरिष्ठ मतलब अर्थवेद में नरिष्ठ जो हम लोग यूज़ करते थे उसको बोला जाता था सभा कहा जाता था। जैसे नरिष्ठ वर्ड है, उसका वर्ड का मतलब था सभा होता है। ये खान से लिखा है। पुरुष मेघ उल्लेख है शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख किया गया है। आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा किसने लिखा है? ये पूछता है, इंपॉर्टेंट ज़्यादा। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में बताया गया है। ये को बहुत पूछेगा। प्राचीन भारत में निष्क और निशाका जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण को। प्राचीन भारत में अगर कोई बोले कि निष्क निशाका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है स्वर्ण आभूषण कहा जाता था। ये भी पूछेगा आर्यकालीन मतलब आर्यकालीन कमर के ऊपर पहने वाले जाने वाले को अधिवास कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हिंदी के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी में भी ये पूछता है वन वर्ड में। तो कमर के ऊपर पहनने वाले को कहते अधिवास कहा जाता था। ये कौन था? आर्यकालीन था, उसमें ऐसे बोला जाता था। अब आते हैं वैदिक गणित का अंग शुल्ब सूत्र। थोड़ा सा और है क्योंकि देखो मैंने सारे कवर किए हैं, तो क्या करें, टाइम तो लगेगा इसमें, बोरिंग तो थोड़ा लगेगा, लेकिन ऐसे हारना नहीं है। वैदिक गणित का अंग शुल्ब सूत्र में है। वैदिक गणित का अंग किसको कहा जाता है? शुल्ब सूत्र को कहा जाता है वैदिक गणित का अंग। ठीक है। अब हम लोग आते हैं, बस सिंधु सभ्यता खत्म कर लिया, थोड़ा बहुत आर्य था वो भी देख लिया, पुराण ये बारे में जान लिया थोड़ा थोड़ा, बस। अब आते हैं हम लोग वैदिक काल, थोड़ा देखते हैं। वैदिक काल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसके बाद आ जाएंगे तुरंत महावीर और बुद्ध जी आ जाएंगे, बस उनके बारे में जानना है। वैदिक काल देखो 1500 से 600 BC था। ठीक है, 1500 से 600 BC ये हो जाएगा तुम्हारा वैदिक काल हो जाएगा। वैदिक देखो सभ्यता जो विकसित हुई थी, वैदिक सभ्यता जो विकसित हुई थी, कहाँ से विकसित हुई थी? ये सरस्वती नदी के किनारे थी। वैदिक जो सभ्यता थी सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया था? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये दक्षिण मतलब यहाँ नीचे का किसने किया था, ये पूछता है। तो नीचे का था, यहाँ पे करने कौन गया था? अगस्त्य ऋषि ने किया था। ठीक है, तो अगस्त्य ऋषि ने क्या किया था? चलो, तो अगस्त्य ऋषि ने क्या था दक्षिण में, और उत्तर में पूछेगा कौन था, तो उत्तर में गौतम राहु थे, राहुगढ़। ठीक है, राहु। तो ऊपर वाले में कौन थे? राहुगढ़ थे। ठीक है, राहुगढ़ थे। नीचे अगस्त्य मुनि, ऊपर गौतम। राहुगढ़, राहुल याद करो, राहुल। वैदिक काल में सर्वाधिक जो चर्चित नदी कौन सी है पूछता है, तो सिंधु नदी थी, लेकिन विकसित कहाँ हुई थी? सरस्वती नदी के किनारे थी। वैदिक काल में 4 समाज उल्लेखित है। रेलवे में पूछा है ना, कितने समाज थे वैदिक काल में? ठीक है। गांव देखो, वैदिक काल में जन और गांव का मतलब क्या था? गांव मतलब कम, इसमें जो क्या था, गांव कम मतलब संख्या, जन मतलब जनता हो गई, तो जनता की संख्या ज़्यादा होती है, ज़्यादा इसमें सिंबल लगाया जाता का। तो जन बड़ा है, गांव छोटा पड़ जाएगा, तो छोटा होता है ये। वैदिक काल में जो टैक्स लगाया जाता है उसको कहा जाता है बलि कहा जाता था। ठीक है, 4 समाज तुमने पढ़ लिया है। अब इस वैदिक काल में 4 मृदभांड का मतलब होता है कम, ये क्या बोलते हैं इसको, ये मटका। तो ये मटका था, 4 ठो मटका है। एक दूसरा कलर का था, एक लाल कलर का था। कलर पूछता है इसमें से कौन सा कलर नहीं था। काला था, दूसरा था मटमैला टाइप का, दूसरा बोलते हैं।
काला लाल याद करो, धूसर था, काला लाल धूसर, एक मिश्रित बनाया गया था। लाल एवं जो काला होता है, लाल काला ये वाला है, ये पंजाब के आहार से प्राप्त हुआ था। अब वैदिक काल के बारे में और जान लो कि ये तुम्हारा इसमें इंद्र में मेन देवता कौन थे, इंद्र थे। इसी में क्या हुआ था, 250 बार इनकी चर्चा की गई थी। अग्नि की चर्चा कितनी बार की गई है, वैदिक काल में जो ऐसा देवता है ना, उसमें 250 बार इंद्र की चर्चा की गई है। अग्नि वाले में अग्नि देवता की 200 बार की गई है। सोम का मतलब, वैदिक काल में सोम का मतलब था जंगल के देवता। गवष्टि का मतलब क्या था, गायों की खोज करने वाला, युद्ध, या तो युद्ध गवष्टि करना, तो गायों की खोज करना, युद्ध करना। सीता का मतलब क्या था, हल से जोती जमीन पर पड़ा निशान, उसको कहते थे सीता। सीता जी ढाकी का नहीं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, यही पढ़ा। पहले वही 18 मंडल के बारे में पढ़ लिया थोड़ा सा, ये सब पूरा काला, ये सब काल के बारे में पढ़ लिया था ना। इसके बाद है सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा, उसके बारे में जान लिया अच्छे से। उसमें कुछ नदी किनारे किनारे था, नदी किनारे बसे हुए जो जगह का नाम था वो ऐसे याद कर लिया, ठीक है। सिंधु सभ्यता के मेन स्थल के देख लिया कि इस स्थल में क्या क्या खोज हुई थी, वो देख लिया हम लोगों ने, और उसको कौन कौन खोजा था, और सिंधु सभ्यता का जो लोकेशन है वो कहाँ कहाँ है, एक्टिविटी में है कहाँ पे, वो चीज़ को देख लिया मैंने। फिर थोड़ा सा अलग अलग से पूछ लिया, फिर वो ये सब कहाँ कहाँ प्राप्ति हुआ तो उसको देख लिया ना। फिर कुछ सभ्यता का देख लिया, मेसोपोटामिया देख लिया, मिस्र सभ्यता देख लिया, रोमन सभ्यता देख लिया, सिक्का देख लिया, ये देखो अभिलेख के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया, ठीक है। इस सब अभिलेख के बारे में पढ़ लिया। अब वेद देखो, वेद के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। पुस्तक जो इम्पोर्टेंट थे वो पढ़ लिया। अब आ गया पुराण, उपनिषद, ये सब के बारे में इम्पोर्टेंट बहुत पूछ लिया, पूछता है, दर्शन के बारे में जान लिया। तो ऐसे ढेर सारा था, ये सब ज़्यादा लिखा था। वैदिक काल के बारे में देख लिया, 1500 से 1600 था। अच्छा, ये जो हम लोग पढ़े थे सिंधु सभ्यता कहाँ थी, 2500 से 1750 था, ठीक है। सिंधु 2500 से 1750 था, ये 1600 था, ये देखो नीचे वाला 1600 पढ़े हम लोग। वैदिक वाला 1500 से 1600, वो 2500 से क्या था, 1600 नहीं, 1500 से 600 BC है ये, वो 2500 से क्या था, 2500 से था 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, अब पढ़ेंगे इसमें वैदिक काल हो गया हम लोग का, वैदिक काल हो गया। अब नेक्स्ट में चलेंगे महावीर का, देख लेंगे महावीर का इम्पोर्टेंट जितना देखो लिखा है उन्होंने गोज के। तो महावीर बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, बुद्ध महावीर पढ़ लेंगे। फिर जब ऐसे पढ़ लेंगे तो छोटे मोटे वो आएंगे, थोड़ा धर्म के बारे में पढ़ लेंगे। फिर आगे जनपद, जनपद आते मान पूरा वंश चालू हो जाएगा, बस नेक्स्ट देखेंगे।